आईसीआईसीआई बैंक, ये नाम तो हम सब ने सुना है। पर ये सिर्फ एक बैंक का नाम नहीं है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का वो पावर हाउस है जिसने देश के फाइनेंशियल लैंडस्केप को, कह सकते हैं कि पैसे रुपए की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन जानते हैं, इस कहानी में सिर्फ चमक दमक ही नहीं है, इसमें विवादों के गहरे साए भी हैं। तो चलिए आज इस इंजन और एनिग्मा, इन दोनों ही पहलुओं को करीब से समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक कोई मामूली बैंक नहीं है। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक खास दर्जा दिया है, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक, यानी डीएसआईबी। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में ये बैंक टू बिग टू फेल की कैटेगरी में आता है। मतलब अगर ये बैंक लड़खड़ाता है तो इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इतनी ज्यादा अहमियत है इसकी। और जब हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ा है, तो कितना बड़ा? जरा इस नंबर को देखिए, 21 ट्रिलियन रुपए से भी ज्यादा के कुल एसेट्स। ये रकम इतनी बड़ी है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो बस समझ लीजिए, हम एक बहुत बड़ी खिलाड़ी की बात कर रहे हैं। तो इसकी पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई, फिर देखेंगे कि इसने देश की अर्थव्यवस्था को बनाने में क्या भूमिका निभाई। उसके बाद बात करेंगे उन बड़े विवादों की जिन्होंने इसे घेरा, और आखिर में देखेंगे कि आज की तारीख में ये बैंक कहाँ खड़ा है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक संस्था का जन्म। और ये कहानी एक सरकारी प्रोजेक्ट से एक प्राइवेट पावर हाउस बनने की है, जो अपने आप में काफी दिलचस्प है। इसकी कहानी शुरू होती है 1955 से। तब ये एक सरकारी संस्था थी जिसका काम था भारत की इंडस्ट्री को फाइनेंस करना। लेकिन फिर वक्त बदला। 1994 में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई, एक सब्सिडियरी के तौर पर। और देखिए, सिर्फ 5 साल में 1999 तक ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। ये बहुत बड़ी बात थी। फिर आया साल 2002, जब एक रिवर्स मर्जर के जरिए ये पूरी तरह से एक प्राइवेट बैंक बन गया। लेकिन आईसीआईसीआई सिर्फ अपने दम पर ही बड़ा नहीं हुआ। इसने बाजार में बहुत आक्रामक रवैया अपनाया। एक के बाद एक कई दूसरे बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को खरीद लिया, जैसे बैंक ऑफ मद्रा, बैंक ऑफ राजस्थान। इन एक्विजिशंस की वजह से इसका आकार और इसकी पहुंच दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ते चले गए। अब आते हैं इसके दूसरे और शायद सबसे अहम पहलू पर, एक अर्थव्यवस्था का निर्माता। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आईसीआईसीआई ने वाकई में भारत के फाइनेंशियल डीएनए को गढ़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, पर जरा सोचिए, देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, देश की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, और आज हम सब जिस सिबिल स्कोर की बात करते हैं वो सिबिल, इन सभी की नींव रखने में आईसीआईसीआई का एक बहुत बड़ा हाथ था। तो एक तरह से इसने वो पूरा सिस्टम बनाने में मदद की जिसका आज ये खुद एक अहम हिस्सा। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, विवादों की विरासत। ये वो दौर था जब ये जाइंट लड़खड़ाया। देखिए, जब कोई इतनी तेजी से बढ़ता है तो एक सवाल हमेशा खड़ा होता है, क्या तरक्की की इस अंधी दौड़ में गवर्नेंस, मतलब सही तरीके से काम करने के नियम कायदे, कहीं पीछे तो नहीं छूट गए? क्योंकि बैंक के इतिहास पर नजर डालें तो कुछ बहुत ही गंभीर सवाल सामने आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्ज वसूली के तरीकों की। इस मामले पर बैंक को बहुत आलोचना झेलनी पड़ी। मामला इतना आगे बढ़ गया था कि एक जगह बैंक के कर्मचारियों के लिखे हुए कुछ नोट्स मिले। उन नोट्स में लोन न चुका पाने वालों से कहा गया था, और ये शब्द सच में चौंकाने वाले हैं, कि घर का सारा सामान बेच दो, यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों को भी। तो मोटे तौर पर 2 बड़े इल्जाम लगे। पहला, कर्ज वसूलने के लिए कथित तौर पर गुंडों का इस्तेमाल करना और लोगों को सबके सामने शर्मिंदा करना। और दूसरा, 2013 में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। शक था कि बैंक काले धन को सफेद करने में मदद कर रहा है। पर इन सबसे भी बड़ा और चर्चित मामला था वीडियोकॉन लोन स्कैंडल। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि हुआ क्या था। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा लोन दिया। फिर आरोप ये लगा कि ये कोई सीधा साधा लोन नहीं था, ये एक तरह का लेन देन था, एक क्विड प्रो क्वो। कहा गया कि इस लोन के बदले में उस वक्त की सीईओ चंदा कोचर, उनके पति की एक कंपनी को फायदा पहुंचाया गया।
अब हुआ ये कि ये लोन कभी वापस ही नहीं आया। ये बन गया एनपीए, मतलब बैंक का पैसा डूब गया। और कितना डूबा? सीधा सीधा 1730 करोड़ रुपए का नुकसान। और इसका नतीजा ये हुआ कि सीईओ को अपने पद से हटना पड़ा और मामला इतना बढ़ गया कि जांच एजेंसियों ने गिरफ्तारियां तक की। अब देखिए, इतने बड़े बड़े विवादों के बाद तो कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी बिखर सकती है, लेकिन आईसीआईसीआई की कहानी में यहीं एक और मोड़ आता है। अब चलते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से पर, आज का पावर हाउस। ये कहानी है बैंक की जबरदस्त वापसी की, जो आंकड़ों में साफ दिखती है। ये चार्ट खुद अपनी कहानी कहता है। तमाम चुनौतियों और विवादों के बावजूद बैंक का प्रॉफिट साल दर साल 5% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ा है। ये नंबर्स बैंक की जबरदस्त रिजिलियंस, मतलब किसी भी झटके से उभरकर फिर से खड़े होने की ताकत को दिखाते हैं। तो सवाल उठता है कि ये मजबूती आखिर आ कहां से रही है? इसका जवाब इस चार्ट में छिपा है। बैंक ने जितने भी लोन दिए हैं, उनका आधे से ज्यादा यानी करीब 52% रिटेल ग्राहकों को दिया गया है, मतलब आम लोगों को। इससे पता चलता है कि बैंक की जड़ें देश के आम नागरिक तक कितनी गहरी फैली हुई हैं। और ये कुछ और आंकड़े हैं जो आज की तस्वीर साफ करते हैं। घरेलू लोन्स में 10% से ज्यादा की ग्रोथ, नेट एनपीए रेशियो 0.4% से भी कम, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है, और पूरे देश में 7200 से ज्यादा शाखाओं का एक विशाल नेटवर्क। तो साफ है, आज ये बैंक न सिर्फ स्थिर है, बल्कि लगातार आगे बढ़ रहा है। तो आखिर में आईसीआईसीआई बैंक के बारे में क्या कहा जाए? असल में इसकी एक दोहरी पहचान है। एक तरफ तो ये देश की अर्थव्यवस्था का एक ऐसा इंजन है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, और दूसरी तरफ ये एक ऐसी संस्था भी है जिसे बड़े बड़े विवादों और घोटालों ने बार बार आजमाया है। और यही सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जो संस्थाएं इतनी बड़ी और इतनी जरूरी हो जाती हैं, उनके लिए टू बिग टू फेल होने की असल कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की हर बड़ी फाइनेंशियल संस्था के लिए मायने रखता है।